फीवर में सबसे पहले क्या करना चाहिए? सेल्फ मेडिकेशन कितना डेंजरस हो सकता है? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन में सिर्फ बुखार की बात नहीं कर रहा, किसी भी डिजीज में तो आपको मतलब थोड़ा सा ट्रीटमेंट से डाइवर्ट कर सकता है। बेसिक मेडिसिन अपन इंडिया में रहते हैं, ओवर द काउंटर आपको कुछ भी मिल जाता है ऐसे, जबकि ऐसा नहीं है। कोरोना भी वायरल फीवर था। आपको शायद नहीं पता हो, डेंगू भी वायरल फीवर। अच्छा। डेंगू का जो बुखार जो मच्छर काटने से होती है। तो क्या स्ट्रेस एंड वीकनेस से भी फीवर हो सकता है? ये आपका अच्छा सवाल है। ये चिकनगुनिया और डेंगू फीवर में क्या फ़र्क है? देखिए, चिकनगुनिया और डेंगू में बेसिक तो बुखार दोनों में ही हाई ग्रेड आता है, जॉइंट पेन्स दोनों में होते हैं। हाँ। लेकिन चिकनगुनिया का जो जॉइंट पेन होता है वो इतना सीवियर होता है कि पेशेंट चल भी नहीं पाता। बिल्कुल। जो उसके एंकल जॉइंट हैं या फीवर आते ही जॉइंट पेन स्टार्ट होता है। पेन और बिल्कुल टिपिकल जॉइंट पर होता है, मतलब अटैक जॉइंट पर नहीं होता है, बॉडी के साथ पूरी बॉडी में नहीं होता है, जॉइंट ज़्यादा। मतलब नी का जो जॉइंट होता है। ये भी लोगों को पता नहीं है कि कुछ चीज़ें डेंगू के बहुत सारे इफेक्ट हैं, जैसे प्लेटलेट सेल का जो है ड्रॉप हो जाना। तो क्या अगर 100 बुखार है तो उस सिचुएशन में नहा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल नहा सकते हैं, और नहाना चाहिए। नहाना चाहिए। कोई ऐसा बुखार नहीं है जिसमें नहाना अलाउड नहीं हो। जी। सुबह सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन शाम होते होते अचानक तेज बुखार शुरू हुआ। पहले लगा थोड़ी थकान होगी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई साथ में बढ़ने लगी बेचैनी, कमजोरी और सिर दर्द। अगले दिन भी फीवर नहीं उतरा। कभी ठंड लग रही थी, कभी शरीर जल रहा था, और सबके मन में एक ही सवाल था कि ये वायरल फीवर है या किसी बड़ी बीमारी का संकेत। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, एक दवा लिया, थोड़ा आराम किया और फीवर को हल्के में इग्नोर कर दिया, जबकि कई बार यही फीवर टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर या किसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्चना झा चौधरीज ब्लॉग और आज का हमारा टॉपिक है फीवर। शरीर किन संकेतों के माध्यम से बीमारी बताता है। आज इस महत्वपूर्ण और अवेयरनेस से भरी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित अग्रवाल, जो एक हाईली एक्सपीरियंस्ड जनरल फिजिशियन हैं। उन्होंने MBBS DNB इन मेडिसिन में क्वालिफिकेशन प्राप्त की है और पिछले 20 वर्षों से निर्मल आश्रम हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने लंबे अनुभव, क्लिनिकल एक्सपर्टीज, सरल व्यवहार और पेशेंट फ्रेंडली अप्रोच के लिए डॉक्टर अमित अग्रवाल लोगों के बीच काफी रिस्पेक्टेड हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम उनसे समझेंगे कि हर फीवर सेम क्यों नहीं होता, वायरल, टाइफाइड, डेंगू और मलेरिया में क्या फर्क है, और बार बार होने वाला फीवर किन बीमारियों का संकेत हो सकता है, किन सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंफॉर्मेटिव, आई ओपनिंग और बेहद ज़रूरी बातचीत। मोस्ट वेलकम। सर, सबसे पहला सवाल कि फीवर क्या होता है और ये कब डेंजरस माना जाता है? देखिए मैडम, फीवर को समझने के लिए हमको फीवर की जो वैज्ञानिक परिभाषा है उसको समझना पड़ेगा। मेडिकल साइंस में हर बीमारी की डेफिनेशन डिसाइड की गई है। और वो होती है यूनिवर्सल डेफिनेशन। वो मेरे या आपके लिए अलग अलग नहीं बनती है। बिल्कुल। वो एज अ एक ह्यूमन बीइंग पे जो रिसर्च की जाती है, तो हमारे एलोपैथिक मेडिकल साइंस में हर चीज़ रिसर्च बेस्ड होती है। तो फीवर के लिए हम ये कहते हैं हमेशा कि पहले तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है आपको इसको समझना पड़ेगा। हमारा नॉर्मल जो कोर टेम्परेचर बॉडी का है वो 98.4 to 6 डिग्री डिसाइडेड है। एनीथिंग मोर देन दिस, कोई भी 98.4 डिग्री, 98.4 डिग्री आपका जो ओरल टेम्परेचर है नॉर्मल मानते हैं। जो अपना जो ओरल टेम्परेचर है, या अपन अगर एक्जिला से बगल में लेते हैं तो 1 डिग्री कम उसको हम लेके चलते हैं। तो ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो हर इंसान के लिए डिसाइड किया है विज्ञान ने। अब इसके ऊपर जब हमारा टेम्परेचर जब बढ़ता है अबव 99-100 डिग्री, तो उसको हम हमारी भाषा में फीवर, ताप, ज्वर या बुखार बोलते हैं। माना जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरा बुखार अलग है, आपका बुखार अलग है, किसी का बुखार अलग है। क्योंकि आमतौर पे कॉमन मैन
इस चीज़ को समझ नहीं पाता हाँ कि बुखार किसको बोलते हैं, यानी कि जी ताप किसको बोलते हैं। ताप किसको तो बोलते ये हैं? जानना पहले ज़रूरी कि इसकी हम्म, डेफिनेशन क्या है। हम्म, तो कोई भी टेम्परेचर 98.4 डिग्री से ज़्यादा अगर है, हम्म, आपने अगर ओरल मुंह से या अपने आम पिट से लिया है, हम्म, तो बुखार कहलाता है। बुखार कहलाएगा कहलाएगा। जी। तो ये इसको डेंजरस कब माना जाता है? देखिए, आमतौर पे बुखार नॉर्मल लाइफ में हर आदमी को कभी ना कभी ज़रूर होता ही है। हाँ तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर आप 100 डिग्री तक माने, तो हाँ किसी भी छोटे मोटे कारण से, थकान से, या बाहर ज़्यादा आपने गर्मी में अगर आप निकल लेते हैं, या हम्म, स्ट्रेस से भी कई बार डेवलप हो जाता है, हम्म, या नॉर्मल जो वायरल जिसको हम बोलते हैं कॉमन फ्लू, हम्म, आम बुखार जिसको बोलते हैं, उसमें ये बुखार 100 डिग्री तक नॉर्मली चला जाता है। चला जाता है। और उसके बाद जब वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, हम्म, आपको लगता है कि ये नहीं रुक रहा है, नहीं कंट्रोल हो रहा है, हम्म, नॉर्मल ओवर द काउंटर मेडिसिन आप लेते हैं, जैसे आजकल डोलो है, या हम्म, पैरासिटामॉल है, या हम्म, कॉम्बीफ्लेम है, या हम्म, जो आपको आपके आसपास किसी काउंटर से बड़ी इजीली मिल जाता बिना है। पर्चे के मिल जाती पर्ची है। मिल नॉर्मल जाता है। मेडिसिन हर घर में होती भी है। हम्म, अगर आपको लग रहा है उसे खाने के बाद भी बॉडी टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, हम्म, लगातार वो बढ़ रहा है, हम्म, 101, 102, 103, तो हम्म, वो हाई ग्रेड फीवर कहलाता है। तो कहलाता उस केस में आपको डॉक्टर से सलाह करनी होती है है। कि भाई क्या कारण है, या आपको लग रहा है कि बुखार के साथ में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो जिसको हम रिस्की बोलते हैं, कि आपको सांस भी फूल रहा है, डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, या आपका जो मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा रहा है, जिसको हम दिमागी बुखार बोलते हैं, टेंशन, माइंड का बुखार हाँ बोलते हैं, माइंड का बुखार जिसको बोलते जिसको हैं। पहले ज़माने में मेनिंजाइटिस वगैरह अभी भी होता है। हम्म, तो वो चीज़ थोड़ी सी फिर रिस्की होती है, तो उसके हम्म, लिए आपको फिर उसे रिस्की मानते हुए, या एक खतरनाक बुखार मानते हुए, डॉक्टर से सलाह कंसल्ट करना करनी चाहिए। चाहिए। वायरल फीवर और बैक्टीरिया फीवर में क्या अंतर है? देखिए, ये बहुत बड़ा एक लोगों के लिए एक डाउट का विषय होता है कि हमें कौन सा बुखार है, यस, क्योंकि पेशेंट के लिए तो हर बुखार एक बुखार है, बुखार ही है, उसको इससे नहीं पता होता कि वायरल है या बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल ये है। काम फिर डॉक्टर का हो जाता है कि उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करे, जी या जी। कैसे, या आम पेशेंट भी अगर करना चाहता है। हाँ। देखिए, वायरल फीवर एक तो लोगों को लगता है कि खाली जुकाम खांसी ही वायरल फीवर होता है, हम्म, जबकि ऐसा नहीं है। हम्म, कोरोना भी वायरल फीवर था। हाँ। आपको शायद नहीं पता हो, डेंगू भी वायरल फीवर होता है। अच्छा, डेंगू का जो बुखार जो मच्छर काटने से होता है, वो भी वायरल वो भी फीवर वायरल है। फीवर होता है। ओके, पेट के इन्फेक्शन जिसमें लूज मोशन लगते हैं, वो भी वायरल फीवर होता है। ओके। तो आमतौर पे लोगों को नहीं पता होता कि वायरल बैक्टीरियल में क्या अंतर है। हम्म, बेसिक सा डिफरेंस हो आमतौर पे रूटीन लाइफ में जो एक आदमी, एक इंसान के या एक लेमैन के जानने के लिए काफ़ी है, हम्म, वो इतना है कि हल्का फीवर अगर है, जो कॉमन कोल्ड, जुकाम, सर्दी, खांसी है, तो उसको एक नॉर्मल इंसान वायरल फीवर मान सकता है। जी। उसके लिए उतना ही काफ़ी है, क्योंकि बाकी फिर जजमेंट डॉक्टर के ऊपर होता है, डॉक्टर के ऊपर, हाँ। इसको किस कैटेगरी में रखना, वो पेशेंट नहीं कर पाता। जी जी और जी। हाई ग्रेड फीवर अगर है, हाँ जिसमें पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, हाँ ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो हाँ उसको हम बैक्टीरियल बुखार आमतौर पर हम भी मान लेते हैं। हाँ अगर पेशेंट ओपीडी में मेरे पास आ रहा है, हाँ। तो मुझे सिम्टम्स पेशेंट के सुन करके, हम्म, बुखार के साथ में उसे क्या-क्या और परेशानियाँ हो रही हैं, मुझे आइडेंटिफ़ाई करना होता है। हम्म, पर पेशेंट के लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि अगर जुकाम, खाँसी है, साथ में गला खराब है, तो उसके हाँ। लिए वायरल फीवर है। वायरल फीवर। बाकी उसको एनालिसिस करने की ना तो वो कर सकते हैं, ना वो हाँ, ना जरूरत है नहीं। ज़रूरत भी नहीं है हाँ एनालिसिस करने हाँ, की। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बेसिक सा डिफरेंस इसको हम मान के चलते हैं, मान के चलते हैं। जो पेशेंट के लिए काफ़ी जानना। क्या बार बार फीवर आना किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है? देखिए, बार-बार फ़ीवर आना एक बड़ा विषय है, हम्म, क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आम कारणों से भिन्न होते हैं। हम्म, बहुत बड़ी बीमारी का कारण भी हो सकता है, हम्म, यानी कि बहुत बीमारी का लक्षण हो सकता है। हम्म, जैसे कई बार हम देखते हैं कि टीबी का बुखार होता है। हम्म, एक तो टीबी लंग्स की, फेफड़े की होती है, हम्म, जिसमें पेशेंट को खांसी वगैरह या बलगम के हम्म, सिम्पटम्स आते हैं। कभी-कभी एक ट्यूबरकुलोसिस होती है, जो बॉडी में कहीं हिडन छुपी हुई होती है। हम्म, वो इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करती कि आप उसको खुल के आइडेंटिफाई कर सकें। जी। तो उसमें कई बार लंबा बुखार, हाँ, लो ग्रेड फीवर, हाँ, या वेट लॉस होना, या हम्म, कभी-कभी लंबा-लंबा बुखार चलना, तो उसमें हम्म, फिर डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट, तो हम्म, डॉक्टर उसे जज करता है। प्लस कई बार कुछ कैंसर्स भी बुखार के रूप में प्रेज़ेंट करते हैं, लंबा जिसमें बुखार, सिर्फ़ बुखार ही सिम्पटम बनता है। लंबा बुखार। और लंबा बुखार साथ में वेट हम्म, लॉस होना या भूख कम लगना, एक लंबी बीमारी इसको बोलते हैं ना, हम्म, तो पेशेंट उससे फिर निकलता है। तो वो भी एक कारण कई बार कुछ पेशेंट्स में होता है। हो सकता है। हुँ। तो क्या स्ट्रेस एंड वीकनेस से भी फीवर हो सकता है? ये आपका अच्छा सवाल है। ये बहुत कॉमन है एक्चुअली, हमारे ओपीडीज़ में हम देखते हैं हम्म, कि एक बड़ा वर्ग ओपीडी का ऐसा होता है हमारे रूटीन पेशेंट्स में, हम्म, जिनको एक्चुअली, जिसको हम बुखार बोलते हैं, मैंने कहा ना पहले, तो वैज्ञानिक बुखार, हम्म, जो विज्ञान की जो परिभाषा है, हम्म, उसमें वो फिट नहीं बैठता।
यानी कि जी। बुखार नापने पे नहीं आ रहा पर मुझे बुखार लग रहा है, फील हो रहा मैं है। फील कर रही हूँ या फील कर रहा हूँ कि मुझे बुखार है, हम्म। लेकिन नाप रहा हूँ तो नहीं आ रहा है, हाँ। कमजोरी महसूस हो रही है। ये कई बार ओवर एग्जर्शन, ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, हाँ। रूटीन की टेंशन्स, हाँ। प्रेशर, हाँ। इन सब चीज़ों से जब आप हारते हैं, हम्म। थकते हैं, तो हम्म। उस तरह के सिम्पटम्स महसूस करते हैं। हम्म। इसको मैं बुखार तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर तो ये बुखार नहीं है, लेकिन पेशेंट इसको हमारे पास इस तरह से प्रेज़ेंट करता है कि मुझे बुखार महसूस हो रहा बुखार है। है, तो हमें महसूस हो रहा हाँ, है, महसूस हो रहा है, बुखार जैसा जैसा महसूस महसूस हो हो रहा रहा है। है। हाँ। तो पेशेंट को हमें उसमें एजुकेट करना पड़ता है कि भई पहले तो आप अपने लक्षणों को पहचानो। हम्म। आप जो बुखार बोल रहे हो या फीवर बोल रहे हो, आपको हम्म। पता होना चाहिए कि आपने जैसे कहा कि फीवर है, तो मेरा डायग्नोसिस फीवर की तरफ चला जाएगा। तो इसमें पेशेंट डॉक्टर कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि पेशेंट खुल के अपनी बात डॉक्टर से कह सके, कह सके और जी। यही एक आर्ट है। हम्म। डॉक्टर के लिए यही आर्ट होती है कि उसको पेशेंट से निकाल सके कि अच्छा, व्यक्ति सही को बात है। कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि हाँ। देखिए, हम अपनी बातों को ना जी पेशेंट्स इज़िली कन्वे नहीं कर पाता हूँ जी जी डॉक्टर जी को। जी। हाँ। वो कुछ शब्द बोलता है, हमें हम्म। उससे आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है। कहना चाहते हम हैं। उसे इतना कम्फर्ट दें कि वो अपनी बात को हम तक हम्म। ईज़िली कह सके या हम तक पहुँच सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। दर्द जब शब्दों में नहीं आ पाता है तो शरीर बुखार बनकर समझाता है। ज़रूरत है बस उसे समझने की, क्योंकि हर संकेत यूं ही नहीं आता है। सर, टाइफाइड फीवर के शुरुआती संकेत क्या होता है? देखिए, टाइफाइड एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही आम बुखार है हमारी रूटीन ओपीडी प्रैक्टिस में। जी। 2 समस्याएँ हैं। एक तो समस्या ये आती है कि इसको डायग्नोज़ करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ 90% टाइम टाइफाइड जो है गलत ढंग से डायग्नोज़ किया जाता है और ओवर ट्रीट किया जाता है। यानी कि कई बार रूटीन में डॉक्टर्स पेशेंट को देख करके, जज करके जो टेस्ट परफ़ॉर्म करते हैं, उसमें से काफ़ी टेस्ट ऐसे हैं जो फ़ॉल्स, झूठे पॉज़िटिव आते हैं। तो कई बार उन टेस्ट के बिहाफ़ पे पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं और जो टाइफाइड नहीं होते हैं। उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब एक्चुअल टाइफाइड प्रेज़ेंट करता है, मान लीजिए पेशेंट किसी लोकल डॉक्टर के पास जाता है और उसको कुछ बेसिक टेस्ट के बिहाफ़ पे टाइफाइड की दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। अगर वो रूटीन फीवर है तो टूट जाता है, लेकिन अगर वो वहाँ ब्रेक नहीं होता है, तो वो दवाइयाँ जो उसने ली होती हैं वो उस टाइम पे काम नहीं करती हैं। तो टाइफाइड के साथ जो सिम्पटम्स आते हैं, अगर आपको तेज बुखार है, जिसको हम बोलते हैं हाई ग्रेड फीवर है, साथ में आपको कुछ समस्याएं, क्योंकि टाइफाइड आंतों का बुखार होता है, अगर आपको पेट दर्द है, लूज मोशंस हैं, वॉमिटिंग है, तो ये सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं। आपको लगेगा नॉर्मल डायरिया है, नॉर्मल पेट में समस्या है, तो टाइफाइड भी हो सकता है। तो उस केस में आपको डॉक्टर से मिलकर अपने सिम्टम्स को डॉक्टर को बताना चाहिए और फिर डॉक्टर कुछ विशेष टेस्ट एडवाइस करता है, उसके बिहाफ पे वो डायग्नोस करता है। ऐसा नहीं कि आप गए और आपने तुरंत एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पेशेंट 4-5 दिन एंटीबायोटिक लेने के बाद मेरे पास लैंड होता है और मैं फिर उसको, मुझे फिर डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है और ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मतलब टाइफाइड बिगड़ गया, तो ये समस्या बहुत आती है हमारे साथ। फीवर को कैसे पहचानें? देखिए, डेंगू फीवर की जो एक प्रोफाइल है कि वो एक तो सीजनल बुखार है। यूजुअली डेंगू फीवर हमारे, हम देखते हैं अपने शहर में बहुत सालों से ये जो है हम लोग से लड़ रहे हैं या जूझ रहे हैं। ये यूजुअली बारिश के मौसम में ही होता है ज़्यादा। समर एनकाउंटर होता है। यूजुअली जुलाई, अगस्त, सितंबर के जो 2-3 महीने आते हैं जब वाटर लॉगिंग होती है और बारिश पड़ती है और पानी की निकासी नहीं होती है, तो जो मच्छर हमारे यहाँ, तो उसमें बेसिकली कोई हाई ग्रेड फीवर पेशेंट लेके आता है, साथ में जोड़ों में दर्द, बहुत हाई ग्रेड फीवर, बैक एक, कमर में इतना दर्द कि उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, वॉमिटिंग्स भी होती हैं, सिर में दर्द है। तो ये सिम्टम्स लेके पेशेंट हमारे पास ओपीडी में लैंड करता है। तो फिर हम उसको बेसिक्स जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ टेस्ट हमारे पास करने के लिए, डेंगू को आइडेंटिफाई करने के लिए अच्छे किट्स टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, उससे हम उसको डायग्नोस करते हैं। तो 2-3 दिन बाद उसमें लाल दाना भी आ जाता है हाँ, बॉडी डेंगू में? फीवर में एक्चुअली क्या होता है, बेसिकली ये भी एक लोगों को पता नहीं है कि कुछ चीज़ें डेंगू को लेके बहुत सारे मिथ हैं। जैसे प्लेटलेट सेल का जो है ड्रॉप हो जाना, लाल दाना जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बॉडी रैशेज होते हैं। ये बेसिकली 5-6 दिन फीवर के बाद रिकवरी फेज में डेवलप होते हैं। ओके। इनिशियली ये रैशेज नहीं आते हैं। हाँ। जब पेशेंट रिकवर कर रहा होता है 5-6 दिन में, तब अचानक से उसको स्किन रैशेज और इचिंग स्टार्ट होती है, तो उसको वायरल रैश बोलते हैं। तो वो लेट फेज में आते हैं। अच्छा। इनिशियली तो वही बुखार में बॉडी एक, फीवर, हाई ग्रेड फीवर, बैक एक, जॉइंट पेन, ये सब चीजें हैं कि पेशेंट प्रेजेंट करता है। वायरल फीवर और टाइफाइड फीवर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है?
तो वायरल और टाइफाइड में बहुत डिफरेंस, देखिए बेसिक डिफरेंस तो हाई ग्रेड इंटेंसिटी का ही है, क्योंकि टाइफाइड फीवर आमतौर पे तो हाई ग्रेड होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जो लक्षण पेशेंट के होते हैं वो पेट से संबंधित ज़्यादा होते हैं टाइफाइड में। जैसे मैंने कहा वायरल में आमतौर पे कॉमन कोल्ड को वायरल मान लेते हैं, अगर डायरिया वॉमिटिंग नहीं है तो बेसिक डिफरेंस तो पेट में दर्द है या मोशन से या पेट का डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि वो आंतों का बुखार है तो यूजुअली वो आंतों से ही प्रेजेंट करता है, तो बेसिक डिफरेंस तो यही होता है टाइफाइड में वायरल। मतलब टाइफाइड में ये है कि लूज मोशन वगैरह क्या टाइफाइड में आमतौर पर पेट में दर्द होना या एपेटाइट भूख कम हो जाना, या कई बार लूज मोशंस होना या कई बार वॉमिटिंग्स होना, वो ज़्यादा होता है। वायरल में ये कम होता है। वायरल फीवर में मतलब आमतौर पे कॉमन कोल्ड एंड गले और नोज का कॉमन वायरल तो प्रॉब्लम शुरू होता है, वो होता है। जैसे हम बोलते हैं कि इन्फ्लुएंजा फीवर या फ्लू बोलना, वो कॉमन वायरल जो है उसी को बोलते हैं। मलेरिया फीवर की कैसे पहचान करें? मलेरिया अपने वैसे अपनी स्टेट में काफ़ी कम देखने मिलता है। यूजुअली जो एंडेमिक स्टेट जैसे राजस्थान गुजरात वगैरह में मलेरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। मलेरिया में ठंड लग के बहुत राइगर्स जिसको हम बोलते हैं ना, कभी लेके बहुत तेज बुखार आ जाना, आमतौर पे ऑल्टरनेट डे पे फीवर आना, यूजुअली वही फीवर मलेरिया फीवर कहलाता है। विशेष सिम्टम और अलग से इसमें और कोई सिम्टम्स नहीं है, बाकी तो कॉमन फीवर ही होता है वो। बस ये कि तेज ठंड लगती है जिसमें पूरे हाथ पैर कांप जाते हैं। तो मलेरिया में भी तेज बुखार होता है 103-4? जी हाँ, मलेरिया में हाई ग्रेड फीवर होता है, बस उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। वो एपिसोडिक होता है, आज आया फिर कल नहीं आएगा, परसों फिर दोबारा आएगा। अच्छा, और राइगर्स रुक के आएगा और ठंड लग के तेज ज्वर इसको बोलते हैं ना, बुखार। जब बुखार आएगा तो तेज ठंड लगेगी, कभी लेके बुखार आना। बिल्कुल। चिकनगुनिया और डेंगू फीवर में क्या फ़र्क है? देखिए चिकनगुनिया और डेंगू में बेसिक तो बुखार दोनों में ही हाई ग्रेड आता है, जॉइंट पेन्स दोनों में होते हैं। लेकिन चिकनगुनिया का जो जॉइंट पेन होता है वो इतना सीवियर होता है कि पेशेंट चल भी नहीं पाता है। बिल्कुल। जो उसके एंकल जॉइंट हैं या रिस्ट जॉइंट हैं या जो बेसिक स्मॉल जॉइंट्स हैं वो इतने सूज जाते हैं, इतना स्वेल कर जाते हैं, उसमें इतनी इन्फ्लेमेशन होती है कि पेशेंट के लिए एक दो कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। जबकि डेंगू में हाई ग्रेड फीवर आता है, लगातार आता है। चिकनगुनिया में फीवर सेकंड थर्ड डे कम हो जाता है, पर पेन की जो इंटेंसिटी है वो बहुत हाई होती है। तो पेशेंट देख के ही पता लग जाता है कि ये डेंगू है या चिकनगुनिया है। डेंगू में बुखार तो है, पेशेंट डिस्कम्फर्ट में तो है, लेकिन वो चल पा रहा है। चिकनगुनिया बुखार में जब पेशेंट्स आते हैं तो वो गेट से ही बिल्कुल लिम्प करते हुए आते हैं, वो चल नहीं पाते हैं। मतलब एंट्री जॉइंट पर ही सबसे पहले वो मारता है। फीवर आते ही जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है और बिल्कुल टिपिकल जॉइंट पर होता है, पूरी बॉडी अटैक जॉइंट पर ही करता है, बॉडी के सारी पूरी बॉडी में नहीं होता है, जॉइंट पे ज्यादा होता है। मतलब नी का जो जॉइंट होता है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, क्योंकि डेंगू में एक्चुअली मसल्स पेन, बॉडी पेन ज्यादा होते हैं। जी बिल्कुल सही। ये बेसिक डिफरेंस है। कोल्ड एंड कफ के भी वायरल फीवर हो सकता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि वायरल फीवर का मतलब सिर्फ कॉमन कोल्ड नहीं है। जी बिल्कुल। वायरल फीवर देखिए मैंने आपसे कहा कि वायरल जो है पेट का बुखार भी होता है। बहुत सारे वायरस जो पेट पे काम करते हैं, उसको हम इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बोलते हैं। वायरल इन्फेक्शन मतलब होते हैं कुछ जो मेनिंजाइटिस, जो दिमागी बुखार हैं वो वायरल मेनिंजाइटिस होती हैं। आपने सुना होगा एनकेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, और कुछ आपको शायद नहीं पता, मैंने कहा ना डेंगू बुखार भी जो है ये वायरल फीवर है, ये वायरस है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अपन सुनते हैं ये पीलिया हेपेटाइटिस, जो आमतौर पे ये दूषित पानी पीने से या जो आपका सीवर का जब पानी कोई मिक्स हो जाता है वो भी वायरल हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस ए है, ई है, बी, ये सब वायरल इन्फेक्शंस हैं। तो बड़ा एक पूरा एक प्रोफाइल है वायरल का। तो सिर्फ कॉमन कोल्ड नहीं, बहुत सारी चीज़ें, आपका पेट है, माइंड है, लंग्स में वायरल निमोनिया है, जैसे कोविड निमोनिया था, तो सब वायरल फीवर होते हैं। फीवर के साथ वॉमिटिंग और डिजीनेस क्या इंडिकेट करता है? वॉमिटिंग एंड डिजीनेस देखिए आमतौर पर तो किसी भी हाई ग्रेड फीवर में अगर आप देख रहे हैं कि 103 से ऊपर फीवर है तो बॉडी का रिस्पांस अलग अलग तरह से आता है। हो जाता है। कई बार वर्टाइगो, डिजीनेस, डिहाइड्रेशन से भी वॉमिटिंग डिजीनेस होती है। कई बार स्पेसिफिक बुखार, जैसे कहा कि मैंने मेनिंजाइटिस है या दिमागी बुखार है, तो उसमें भी हमारे जो माइंड की नसें और वो एकदम से स्ट्रिक्ट टाइट हो जाती हैं, तो नेक स्टिफनेस है या वॉमिटिंग आना, वो भी बहुत कॉमन है। उसमें डिजीनेस कॉमन? हाँ, बहुत कॉमन है। कई बार तो पेशेंट जो है पूरा अपना सेंस लूज करने लग जाता है, या उसका जो सेंसोरियम है, यानी कि जो उसकी समझने की शक्ति है वो कम हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, तो पेशेंट अनकॉन्शियस भी कई बार हो जाता है। और नॉर्मल किसी भी हाई ग्रेड फीवर में वॉमिटिंग या डिजीनेस कॉमन है। फीवर में कौन कौन से बेसिक टेस्ट ज़रूरी हैं? देखिए फीवर, अगर कॉमन फीवर लेके आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डिपेंड करता है आपको फीवर कितने दिन से है और किस प्रकार का फीवर आप डॉक्टर को बता पाते हैं। आपके सिम्टम्स पे, लक्षणों के आधार पे डॉक्टर्स टेस्ट एडवाइस करते हैं। बट पहला कॉमन टेस्ट हम CBC करते हैं,
CBC में आप अपना जो इन्फेक्शन बॉडी का है उसको जज करने के लिए करते हैं। जी। बाकी जो टेस्ट होते हैं, हम टाइफाइड है, यूरिन टेस्ट है, या और भी जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं, वो पेशेंट और डॉक्टर जब बात करते हैं, डॉक्टर उसके पेशेंट के सिम्टम्स सुन के ही तय करता है कि उसे कौन से टेस्ट एडवाइस करने हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट सिम्टम्स वेरी करता है। ओके। ब्लड कल्चर कब ज़रूरी होता है? देखिए, यही बात मैं कह रहा था, टाइफाइड एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि टाइफाइड के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो 4-5 दिन एंटीबायोटिक खाने के बाद प्रेजेंट करते हैं। अब हमारी समस्या ये हो जाती है वहाँ से कि स्टार्ट कैसे करें, बिकॉज एंटीबायोटिक पेशेंट ले चुका है, वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है। टाइफाइड जो टेस्ट यूजुअली करते हैं हम लोग लैब में, रूटीन में किट से करते हैं। एक किट आता है टाइफाइड टेस्ट करने का, जिसको हम टाइफीडॉट बोलते हैं। उस टेस्ट की कुछ समस्याएं हैं जो पेशेंट को समझाना थोड़ा सा मतलब पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर या एक डॉक्टर जो टेस्ट कर रहा है वही समझ सकता है। तो टाइफाइड टेस्ट के लिए हमें कल्चर टेस्ट एडवाइस करना पड़ता है। अब उसमें क्या है, अगर पेशेंट एंटीबायोटिक ले चुका है 4-5 दिन के लिए, तो फिर हम लोग ट्रैप हो जाते हैं कि अब हम कल्चर कैसे सेंड करें। बट आमतौर पे हाई ग्रेड फीवर में इसलिए हम बोलते हैं कि एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं करनी है। आप 2-3 दिन बेसिक सपोर्ट लीजिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लीजिए। हाँ, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाइए। अगर हाई ग्रेड फीवर है तो डॉक्टर आपको कल्चर के लिए बोलेगा, तो उसमें ब्लड, यूरिन एंड स्टूल कल्चर एडवाइस करते हैं। क्योंकि टाइफाइड का जो बैक्टीरिया वो या तो स्टूल में मिलेगा, लैट्रिन के सैंपल में मिलेगा, या फिर आप ब्लड सैंपल में मिलेगा। तो उसको आइसोलेट करना तभी हमारे लिए पॉसिबल है जब पेशेंट ने एंटीबायोटिक नहीं लिया हो। वरना फिर हमें क्या करना पड़ता है, अगर पेशेंट हमारी बात समझ जाता है, हम उसे कन्विंस कर पाते हैं, कई बार हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है, क्योंकि पेशेंट बड़ा पैनिक हो जाता है, तो फिर हमें एंटीबायोटिक पहले बंद करने पड़ते हैं एटलीस्ट फॉर 72 आवर्स। यानी कि उस बुखार को उसको भी 3 दिन के लिए और फेस करना पड़ेगा। फिर हम कल्चर भेजेंगे और कल्चर फिर 3 दिन के बाद आएगा। तो फिर वो लंबा हमारे लिए एक प्रोसेस हो जाता है। तो पेशेंट भी उसमें बड़ा अनकंफर्टेबल रहता है, हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है उसको कन्विंस करना कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बट हमने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हाई ग्रेड फीवर में आप 2 दिन अगर बुखार घर पे आप थोड़ा सा अगर झेल पा रहे हैं या फेस कर पा रहे हैं और आप बेसिक ट्रीटमेंट से अपना मतलब कंफर्टेबल है, तो फिर आपको कल्चर के लिए जाना होता है हाई ग्रेड फीवर में। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और फीवर के लिए कल्चर टेस्ट सबसे ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई ग्रेड फीवर में बहुत ज़्यादा कौन सा फीवर है ये पता चलेगा। बिल्कुल, यूजुअली टाइफाइड का जो बेसिक जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वो कल्चर ही है। जी। और तो ये सिर्फ टाइफाइड में ही होता है या सारे फीवर में? किसी भी बैक्टीरियल फीवर में, किसी को यूरिन में इन्फेक्शन है तो कल्चर होता है, ब्लड में इन्फेक्शन है तो कल्चर होता है, यहाँ तक कि लंग्स में इन्फेक्शन है तो बलगम में कल्चर होता है, यहाँ तक कि टीबी के बैक्टीरिया को भी कल्चर किया जाता है। किसी को टीबी सस्पेक्ट करे तो हम उसको बोलते हैं बलगम में कल्चर कराओ। लेकिन कल्चर चूंकि बहुत डिलेड टेस्ट है, उसकी रिपोर्ट बहुत लेट आती है, तो हमें उस टाइम को निकालना होता है। 1 वीक लग जाता है, 1 वीक कम से कम लगता है, 5 to 7 डेज। पर ये होता है कि हम कहते हैं आप सैंपल दे दो एक बार कल्चर का, फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेंगे। क्योंकि सैंपल के पहले अगर मैंने आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो मेरा वो सारा वो खराब हो जाएगा, मेरा जो प्रोटोकॉल मेरा है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। वो मैं आपको फिर उस तरह से हम लोग और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। सेल्फ मेडिकेशन कितना डेंजरस हो सकता है? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन में सिर्फ बुखार की बात नहीं कर रहा, किसी भी डिजीज़ में आपको मतलब थोड़ा सा ट्रीटमेंट से डाइवर्ट कर सकता है। बेसिक मेडिसिन अपन इंडिया में रहते हैं, ओवर द काउंटर आपको कुछ भी मिल जाता है। ऐसे तो आप जाएंगे कि मुझे फलाना दवाई दीजिए, मिल ही जाते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बुखार से अगर अपना ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो ओवर द काउंटर आपको जो पैरासिटामोल है या कॉम्बीफ्लेम है जो आजकल मिल जाती है, ये बेसिक मेडिसिन है, डोलो है, तो इनको तो इन तक को तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे का जो ले सकते हैं आप, अगर लो ग्रेड फीवर है 2 दिन वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, देखो आपका बॉडी आपको बताता है, मतलब आपको सिम्टम्स देता है अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आपको लग रहा है आप टायर्ड हैं, थके हुए हैं, टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करिए, 100 डिग्री टेम्परेचर, अपने बुखार की दवाई खाया, ठीक हो गया, ठीक है, कल तक वेट करिए। तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है और हाई ग्रेड फीवर है, तो उसके आगे का मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेशन नहीं होना चाहिए। कितने दिनों तक हम नॉर्मल वो देखिए, लो ग्रेड फीवर में 2 to 3 डेज कोई दिक्कत नहीं होती, ले सकते और बिना अच्छा, ये जो फीवर का जो टैबलेट होता है
वो क्या लेना चाहिए, मतलब 2-3 दिन लेने से ही कम होता है या 1 दिन में भी हो जाता नहीं, है? डिपेंड करता है। देखिए कई या बार कम तो हो गया तो टैबलेट लेना छोड़ देना नहीं, चाहिए? ऐसा नहीं। देखिए अगर हुँ, आपको आज फ़ीवर आया है, लो हुँ, ग्रेड फ़ीवर है, आराम से दवाई खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफर्टेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, कल फिर आया, आपने फिर मेडिसिन लिया, कोई इश्यू नहीं है। हुँ, लेकिन सेकंड डे, थर्ड डे रिकरेंस फ़ीवर आ रहा है या बुखार हुँ। टूट ही नहीं रहा है, हाँ, हाँ। आप मेडिसिन ले रहे हैं फिर भी फ़ीवर नहीं टूट रहा उससे है, तो नहीं फिर टूट तो रहा है, फिर तो तो आपको इसका फिर हाँ, मतलब है कि कुछ कारण फिर है। आपको डॉक्टर की फिर हेल्प लेनी डॉक्टर से पड़ेगी। दिखाना चाहिए आप। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आप ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक भी शुरू कर दें और फिर वो क्या होता है कि 2 डोज़ ले लिया, 3 डोज़ ले लिया, आज ही ले लिया, कल वो ले लिया, हुँ, एंटीबायोटिक भी चेंज बहुत ज़्यादा चेंज हाँ, बहुत हाँ, लोग फ़ास्ट बहुत चेंज लोग करते क्या हैं। करते हैं, लोग देखिए हमारे मेडिकल साइंस में कुछ चमत्कार ऐसे नहीं होता है। हुँ, अभी क्या होता है, लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे बाकी चीज़ें बहुत फ़ास्ट हो गई हैं, हुँ, हमारे यहाँ नहीं है। डेंगू को हुँ, अभी भी ठीक होने में 7 टू 10 डेज़ लगते हैं। हुँ, हुँ। किसी को डेंगू फीवर है, हाँ, तो हाँ, वो 7 से 10 दिन लेगा ही लेगा। लेगा ही लेगा। मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं है कि कोई अभी मैंने आज मेडिसिन दी और शाम को ठीक हो गए। हाँ। लोगों की एक्सपेक्टेशन बदल गई देखिए है। अब क्या है कि जै डेंगू जो उसका जो वायरस बैक्टीरियल वायरस जो भी होता है, उसको ठीक होने में जितना टाइम लगेगा, चाहे 3 दिन या हाँ 5 जी, हाँ दिन, जी। वो लेगा वो ही लेगा ही लेगा। लेगा। अब हम हमारी लाइफ जैसे हम हर चीज़ फास्ट चाहते मैं हैं, वही तो आपसे हमारा बॉडी तो नेचुरल हमारा तरीके जो से काम माइंड है ना, करेगा। वो उसके लिए वेट करने को रेडी नहीं है। हाँ, हमको लगता है जो बाकी जगह हो रहा है कि मोबाइल में आपने तुरंत क्लिक किया और न्यूज़ देख लिया, न्यूज़ देख लिया, हाँ। लेकिन बुखार वो में चीज़ ऐसा हमें नहीं ये होता, चीज़ लागू नहीं नहीं लागू होगा होता। क्योंकि हमें वेट करना हमारा बॉडी एक नेचुरल प्रोसेस जो होता है, वो उसी से मतलब चलेगा। पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हुँ, हमारी प्रॉब्लम होती है कि अब उस कोर्स को मैं ब्रेक नहीं कर सकता। बिल्कुल। उस चेन को मेरा तोड़ना मेरे हाथ में नहीं है। नहीं तोड़ मैं सकते आपको हैं और सही वो हाँ, मतलब डेंजरस भी हो डेंजरस सकता भी है। है, मैं आपको सही राय दे सकता हूँ लेकिन उसको वो चेन मेरे उसको ब्रेक करना मेरे हाथ में नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे तो ये समस्या हम लोग बहुत हैं। आजकल हुँ। अच्छा ज़्यादा होती है। मैंने कई लोगों को ये देखा है कि एक दिन मतलब पैरासिटामोल ले लिया, उससे ठीक नहीं हुआ, दूसरे दिन डोलो ले लेंगे, तीसरे दिन कुछ और ले लेंगे, तो क्या ये सही है? वही मैंने आपसे कहा ना कि आप ओवर द काउंटर बेसिक मेडिसिन जिसको हम पैरासिटामॉल बोलते हैं, जो हुँ। कैलपोल है या डोलो है, इसको आप ले सकते हैं। लेकिन लेकिन जो क्या डोलो ही अगर हम डोलो ले रहे हैं, तो डोलो ही 3 दिन लें या नहीं ऐसा पैरासिटामोल नहीं है, लें? ऐसा नहीं है। डोलो और कैलपोल में एक ही अंदर है, ब्रांड्स अलग-अलग हैं। अच्छा ब्रांड्स दोनों हैं, में हाँ, तो पैरासिटामॉल दोनों है। का एक ही दोनों है। पैरासिटामॉल है। जी, जी। वो चूँकि डोलो बीच में काफ़ी लोगों ने नाम सुन लिया तो डोलो ही नाम उनको नया याद हो गया। कंपनी हाँ, हाँ, हाँ। बाकी ऐसा नहीं है। लेकिन एंटीबायोटिक्स जो हम लोग देते हैं, उस पे उसमें चेंज नहीं स्टिक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाँ, एटलीस्ट 72 आवर लगते हैं किसी भी एंटीबायोटिक को अपना रिस्पॉन्स जनरेट करने में। करने में। हाँ, हाँ। सुबह से शाम में या शाम से रात में कुछ बदलने वाला नहीं है। हाँ, तो ये बिल्कुल प्रॉब्लम आती सही। है। इम्यूनिटी वीक होने से भी फीवर हो सकता है? ये तो बहुत बेसिक सा कारण है। हुँ, आपकी डाइट किस तरह की है, आपका खान-पीन, हाँ। रहन-सहन किस तरह का है, बॉडी आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी एक्सपोज़ है, कितना वर्कआउट करते हैं, किस तरह हुँ, की डाइट लेते हैं। हुँ, वो तो हम लोग अपने बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि हुँ, पहले की डाइट, अब की डाइट में कितना अंतर है। फिर आपके आस-पास का माहौल कितना क्लीन है, साफ़ हुँ, है, हुँ, आस-पास कितनी वाटर लॉगिंग है, गंदगी कैसी है शहर में। हुँ, सब चीज़ें ऐड ऑन करती हैं आपकी हुँ। अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ाने और बूस्ट घटाने करने में, में, बूस्ट हाँ, करने में, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। डिक्रीज़ करने में। हुँ, हुँ, तो अगर आप साफ़ जगह रह रहे हैं, साफ़ पानी पी रहे हैं, साफ़ रह रहे हैं, अच्छा खा हुँ, रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आप ज़्यादा इम्यून होंगे बाकी लोगों से। बिल्कुल, और बिल्कुल। बाकी आपके आस-पास गंदगियाँ हैं, पानी आपका दूषित है, हुँ, सीवर लाइन प्रॉपर नहीं है, पानी की मिक्सिंग हो रही है, तो फिर वो वही टाइफाइड, हेपेटाइटिस, इम्यूनिटी वीक जॉन्डिस होने से सब चीज़ें फिर फीवर वो भी आ सकती है हाँ, बार-बार। वो सब चीज़ें तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, हुँ, रूटीन लाइफ में रोल प्ले करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेंटल हेल्थ कैसी है, हुँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हुँ, हुँ, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ। दोनों। हम लोग मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा बात नहीं करते, हुँ। लेकिन आने वाला टाइम मेंटल मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ का ध्यान देना ज़्यादा चाहिए। देना है क्योंकि एक्चुअली क्या होता है हम बॉडी के लिए तो एक्सरसाइज कर भी हाँ, लेते हैं, लेकिन माइंड के क्या लिए मेंटल के फिटनेस के हाँ, लिए कोई तो एक्सरसाइज करते हैं? देखिए पहले तो क्या था कि हमारी लाइफ़स्टाइल बहुत सिंपल थी ना, हुँ, हुँ, हुँ। उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, इतनी नहीं थी, ज़्यादा लोगों बिल्कुल, की बिल्कुल, इच्छाएँ नहीं थी बिल्कुल। ना, तो हाँ, लोग एक हाँ। सादा जीवन जीते थे। हाँ। मेंटली चूँकि पूरा परिवार होता था, तो हुँ। मेंटली स्ट्रॉन्ग होते थे। मेंटली अभी जो हमारी जनरेशन इमोशनल हमारे सैटिस्फैक्शन भी मिलता था। हाँ, हमारे बच्चे अब हर हमारी कोई जो अकेले रहते हैं तो हाँ, उनको इमोशनल सैटिस्फैक्शन तो मिल नहीं रहा वो है। भी एक बड़ा टॉपिक है। हमारे जो हुँ। बच्चे हैं, नई जनरेशन है, बहुत इमोशनली बहुत नाजुक है, वीक है, हुँ, हुँ, हुँ। स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो भी एक कारण होता है कि आप कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रॉन्ग वो है। कि रॉकेट साइंस नहीं है, वो धीरे-धीरे उसको आप एकदम से नहीं कर सकते। जो हुँ, ग्रेजुअली धीरे-धीरे अगर हुआ है कमज़ोर, हुँ, तो हुँ। धीमे-धीमे ही वो ठीक हो ठीक पाएगा। भी बट होगा। उस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। फीवर में सबसे पहले क्या करना चाहिए? फ़ीवर में सबसे पहले आपको पहले तो रेस्ट करना चाहिए, जी। हाइड्रेट करना चाहिए, पानी बहुत सारा पीना चाहिए। हुँ, अगर लो ग्रेड फ़ीवर है, आप सिंपल सा मेडिसिन जैसे मैंने बताया, आप खा के रेस्ट कर सकते हैं। हुँ, लाइट हल्का खाना, हुँ, सॉफ्ट डाइट जो हुँ, आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। घर हुँ। में यही बनता है हमारे यहाँ। जैसे
खिचड़ी वगैरह अगर फ्रूट्स ज़्यादा है, खाएं तो सलाद वो है, ज़्यादा। हाँ। खिचड़ी है, तो हम लोग के रूटीन खाना बनता है यूजुअली हल्का ही बनता है। ये भी एक बड़ा विषय होता है हमारे लिए, डाइट बताना पेशेंट्स को, क्योंकि पेशेंट को डाइट बताना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है, पर ठीक है, एक अलग टॉपिक है। घर का खाना खा घर का सकते खाना खा हैं। सकते हैं। हाँ। उसके बाद अगर बुखार तेज़ है तो आपको, जैसे हम बोलते हैं कि हम्म। शरीर का ताप ज़्यादा है तो उसे कम करना है, तो हम्म। पेशेंट को अपने एक्सपोज करना चाहिए, कपड़े खोलने चाहिए, हम्म। हवादार पंखे के नीचे जाके लेट जाना चाहिए, हम्म। और ठंडे पानी से या कई बार बर्फ़ के पानी से पूरे शरीर में स्पॉन्जिंग करनी चाहिए। हम्म। स्पॉन्जिंग करने का भी एक तरीका होता है, हम लोगों को कोल्ड स्पॉन्जिंग से पेशेंट्स को बोलते हैं, हम देखते हैं लोगों को नहीं पता होता कि स्पॉन्जिंग किस तरह की जाती कैसे है। किया वो जाता है? खाली माथे पे पट्टी रख के सोचते हैं कोल्ड स्पॉन्जिंग हो गया, हाँ हाँ। बट बेसिकली आर्म पिट्स हैं, छाती है, पेट है, जांघें हैं, सब जगह से आपको पूरा ठंडे पानी, बर्फ़ के पानी से स्पंज से साफ करो, चाहे पूरा कपड़ा से आधे साफ पौन करो। घंटे पूरा, हाँ। जब आप धीरे पानी से पट्टियाँ करेंगे तब बॉडी का जो कोर टेम्परेचर वो कम कम आना होगा। शुरू होता है। हाँ। तो ये बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट सब पे लागू होता है। बिल्कुल मैं अपने घर में भी यही करता हूँ और पेशेंट से भी यही करने को कहता हूँ, हम्म। बट पेशेंट के बहुत सारे मिथ होते हैं, हम्म। गलत फहमियाँ होती हैं कि बुखार लग रहा है, ठंड लग रही है और हम ठंडे पानी से पट्टी करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, तो ये हाँ। साइंस है नहीं, कई लोग ये भी मानते हैं कि बुखार में नहाना नहीं ना, नहाना नहीं, चाहिए। बहुत सारे मिथ हैं। हाँ, वो हाँ। कंबल उड़ा देते हैं, ठंड लग रही है। हम्म। अब ये एक साइंस का बड़ा वो है ना कि हम कितना उनको समझा पा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ शहर की बात करें, पेशेंट दूर दूर से आते हैं और बहुत सारे मिथ हमारे यहाँ सालों से, सदियों से चले आ रहे चलती आ हैं, रही उसको है। ब्रेक करना बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। बिल्कुल। कई बार कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पेशेंट जितना समझ पा रहे होता है समझा पाते हैं, पर बेसिक ट्रीटमेंट यही होता है कि आप इस तरह से उसको ट्रीट करें। तो स्पंज करने का जो रूल होता है वो क्या 101 बुखार के ऊपर? यूजुअली तो आप स्पॉन्जिंग वैसे भी कर सकते हैं कि बुखार का मतलब है 100 आप पर भी कर कर सकते हैं, हाँ। बट 101 से ऊपर हम इसलिए बोल रहे हैं कि कोई भी मेडिसिन जो टैबलेट हम दे रहे हैं यूजुअली 100 से ऊपर वो उसका इफेक्ट आता नहीं है। तो पहले उसको आप थोड़ा नीचे लेके आइए, तब रूटीन जाके अपना, दवाई तब वो सूट कुछ करता है। मेडिसिन आपको कुछ हेल्प दे पाएगा। तो क्या अगर 100 बुखार है तो उस सिचुएशन में नहा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल नहा सकते हैं, और नहाना चाहिए। नहाना चाहिए ना? कोई ऐसा बुखार नहीं है जिसमें नहाना अलाउड नहीं हो, जी। ऐसा कोई बुखार नहीं है। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है, मतलब कंफर्टेबल की बुखार सिर्फ बुखार है, सिर्फ बुखार उससे और है। कोई विशेष सिम्टम नहीं है, वो घर हाँ, पे है, हाँ, तो नहाना चाहिए, नहा सकते हैं। बिल्कुल नहाना चाहिए। बुखार में ORS एंड फ्लूइड कितना ज़रूरी है? देखिए, ORS बेसिकली तो हम लोग जो उसको एडवाइस करते हैं, वैसे तो ORS एक ऐसा फ्लूइड, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आप रूटीन लाइफ में, वैसे भी गर्मी के मौसम में आप बाहर घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, तो आप, मतलब कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है, वो कोई भी ले सकता है। वैसे तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, लूज मोशंस है, डायरिया, तो वो एक बेस्ट ट्रीटमेंट भी है, इलाज भी एक तरह का होता है, क्योंकि उसमें जो बॉडी आपकी लूज़ कर रही है, मिनरल्स लूज़ कर रही है, वो सब ORS में कंटेंट सही मात्रा में होते हैं, आप ब्लाइंडली उसको ले सकते हैं। क्योंकि किसी भी बुखार में डिहाइड्रेशन होता ही है, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो हर बुखार में आप ORS को ले सकते हैं। और हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए फ्लूइड की ज़रूरत। हाँ, फ्लूइड वैसे ORS के लिए आप ओवर द काउंटर लेते हैं, घर में भी आप अपना एक नॉर्मल फ्लूइड है, जूसेस हैं, लिक्विड है, ले सकते हैं। जूस हो गया, सूप हो गया, या अदर किसी भी रूप में आप उसको ले सकते हैं। लिक्विड हो गया जैसे। जी हाँ जी। जी बिल्कुल। फीवर में कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए? देखिए, खाने का भी हम लोग, जैसे मैंने आपसे कहा ना, डाइट हमारे लिए बड़ा एक मुश्किल टॉपिक हो जाता है, क्योंकि देखिए हमारे हर घर में अलग कल्चर होता है खाने पीने का। जी। आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो लोग दो साइड लिख खाते हैं, वो उनके लिए लाइट होता है। हाँ, हाँ। मेरे घर में रोटी लाइट है, पहाड़ में चावल, मतलब हर क्षेत्र का अपना अलग फूड होता है, कल्चर होता है ना? तो ये बड़ा मुश्किल होता है समझा। हम कहते हैं भाई आप लाइट फूड खाइए, अब लाइट फूड को स्पेसिफाई कैसे किया जाए, भाई लाइट फूड में क्या खाना है, होता क्या लाइट फूड। तो मैं उनसे कहता हूँ, आप जो घर में रूटीन लाइफ में खाते हैं, तो मेरे घर में दाल सब्जी रोटी बनती है, वो लाइट ही होता है, हल्का ही होता है ना? तो जो घर में बन रहा है, जिसको थोड़ा सा और लाइट कर लें आप, जो आप इजीली डाइजेस्ट कर सकें। दलिया खिचड़ी हम इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा और उसमें हल्का सा कंटेंट लाइट हो जाता है, स्पाइसी नहीं होता और सिंपल और न्यूट्रिशन भी मिल जाता है, प्रोटीन और कार्ब्स का कॉम्बिनेशन। तो लाइट वेट का मतलब ये है कि जिसमें स्पाइसेस कम हो, जो न्यूट्रिशियस भी हो, इजीली डाइजेस्ट भी हो जाए। इसलिए हमने सदियों से खिचड़ी को एक बना रखा है, ये एक बीमारी का भोजन है, मतलब। और सर ये भी होता है, कई घरों में काफ़ी स्पाइसी खाते हैं। हाँ, तो उनको बोलना पड़ता है। नॉन वेज भी खा लेंगे फीवर में, तो ये तो नुकसान, तो ये बोलना पड़ता है। करेले का भरवा खा लेंगे, पकौड़े खा लेंगे, तो ये चीज़ें नुकसान। तो इसलिए हम उनसे बोलते हैं भाई प्रॉपर्ली कुक्ड हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं हो, जो आप आसानी से डाइजेस्ट कर सकें, वही लाइट फूड है। वही लाइट फूड है, सिंपल फूड जो होता है। फीवर में दूध या कोल्ड चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? नहीं, दूध से क्यों अवॉइड, दूध से कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा। दूध मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है दूध नहीं पीना है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नॉर्मल हैं मतलब क्या होता है फीवर से लीवर पे इफेक्ट पड़ता है ना? हाँ। तो और दूध को डाइजेस्ट करना कठिन होता नहीं है। देखिए मैडम, ऐसा दूध कोई मतलब मना नहीं होता पीने के लिए। अगर आपका बॉडी ठीक है, आपको वॉमिटिंग्स नहीं हो रही हैं, पेट सही है, कोई डायरिया वॉमिटिंग नहीं है, तो हम बोलते हैं आप पीजिए, मिल्क में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर वॉमिटिंग्स हो रही है, लूज मोशन हो रही है, तो हमें थोड़ा सा स्पेशल इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं खाने पीने के लिए। बाकी वैसे दूध से कोई दिक्कत बट नहीं। हमने ये भी देखा है कि कई डॉक्टर्स बोलते हैं चाय ब्रेड खाओ, मतलब दूध नहीं पीना है, चाय पी सकते हो। डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। वैसे चाय दूध से बनाने कोई से उसकी दूध की क्वालिटी चेंज हो जाती हाँ है, थोड़ा इस सा वजह से हाँ, बोलते ये हो हैं। सकता है। हाँ। बाकी दूध का कोई ऐसा मना नहीं होता। फीवर के दौरान कौन सी गलतियां लोग सबसे ज़्यादा करते हैं? गलतियाँ बेसिकली फीवर को लोग यूजुअली आप ये कह सकते हैं कि डिलेड ट्रीटमेंट, लेट इलाज की तरफ जाना। पहले अपना लोकली यहाँ वहाँ ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लिया जी। या टाल दिया या उसको एक्सेप्ट नहीं करना। एक तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक लोग कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, कई बार फीवर को लोग सोचते हैं कि ये मतलब कोई बिना टेस्ट के ही ट्रीटमेंट, एक ये भी समस्या होती है कि हमें टेस्ट ना करना पड़े, उसके बिना ही हमारा जो है नॉर्मल दवाई से ही ठीक हो जाए। उसमें कुछ डॉक्टर को लग रहा है, जैसे मैंने कहा ना, कल्चर का टेस्ट है, बहुत ज़रूरी है। और पेशेंट के लिए बड़ा, क्योंकि वो कई बार कॉस्टली भी होते हैं, तो पेशेंट कई बार उनसे बचना चाहता है, एस्केप करना चाहता है, तो वो अपने लोकल गली मोहल्ले में जाकर जो अपने कई बार क्वैक्स होते हैं बहुत सारे, तो क्वैक्स क्या करते हैं, आप डे 1 पे जाएंगे, वो कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं कि आपको इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है फीवर से। लेकिन उसमें कुछ मेडिसिन गलत भी होती हैं। कई बार पेशेंट्स को स्टेरॉइड दे दिए जाते हैं। अब स्टेरॉइड जो है वो बॉडी में तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, आपको लगेगा आपको आराम मिल गया, लेकिन वो जब सेकंड थर्ड उसका रिस्पॉन्स खत्म होता है तो फीवर फिर दोबारा से रिकरेंस होती है, तब फिर ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। ये बेसिक गलतियां लोग करते हैं हमेशा। और डाइट को लेकर भी कोई गलती करते हैं? डाइट को लेके लोग बहुत ओवर कंसर्न होते हैं। हाँ। जितना हम लोग नहीं बोलते उससे ज़्यादा वो कंसर्न हो वो जाते हैं। समझते हैं। मतलब जहाँ पे आप जैसे हमने खाना ही नहीं देंगे पेशेंट को, खिलाएंगे नहीं, हमने इसको 15 दिन से रोटी नहीं खिलाया, किसने मना किया भाई? तो कई बार उससे इम्यूनिटी और डाउन होती है पेशेंट की। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पता ना, बहुत सारे मिथ हैं लोगों के, तो वो फिर लोग उसको छोड़ते नहीं, उस मिथ को कैरी करते हैं, कैरी करके रखते हैं, उससे निकलना नहीं सही चाहते कह हैं। रहे हैं। और एक गलती आजकल गूगल करके भी बहुत करते हैं। एक नई समस्या आ गई, गूगल। अब पेशेंट क्या करते हैं कि खुद ही सेल्फ मतलब अपना टाइप करेंगे, गूगल करेंगे। अब गूगल करके फिर खुद ही टेस्ट ढूंढेंगे, खुद ही टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट भी करवा लेंगे, टेस्ट करके फिर मेरे पास आएंगे। अब मैं कहता हूँ कि मैंने जो डॉक्टरी पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि पेशेंट पहले मेरे पास आएगा, मैं एग्जामिन करूँगा, फिर मैं टेस्ट एडवाइस करूँगा। तो वो मैं ज़्यादा बेटर समझता हूँ कि टेस्ट कौन से करने हैं, कौन से टेस्ट करना। आप अगर लैब में जाएं, हाँ आप लैब में टेस्ट करवा लें, आप लैब में जा रहे हैं तो जो टेस्ट ज़रूरी नहीं है वो भी करते जा रहे हैं, वो भी कर लिया आपने, तो सारा ट्रीटमेंट का जो सारा जो प्रोटोकॉल सारा सब डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा सारा पूरा एक फोकस चला जाता है। ये मिस्टेक बहुत होती है आजकल। क्या लगातार फीवर इम्यूनिटी या क्रॉनिक डिजीज का संकेत हो सकता है? हाँ, जैसे मैंने इनिशियली कहा आपसे कि लगातार फीवर कैंसर तक का संकेत हो सकता है। बिल्कुल। टीबी तो मैंने बताया कि बहुत पुराना हमारा एक टीबी का इतिहास रहा है हमारे हिंदुस्तान में, अभी भी है। और इम्यूनिटी वीक होने से तो रिकरेंस की जो फीवर की रिकरेंस होती है, जो बार बार फीवर आना, बहुत कॉमन है। यहाँ तक कि जो वायरल फीवर है, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, वो ज़्यादा कैच करते हैं, तो बेसिक सी चीज़ें हैं। जी जी जी। एक सवाल और, क्या वैक्सीनेशन लेने के बाद भी टाइफाइड या वायरल फीवर हो सकता है? जी हाँ, ये वैक्सीन्स जैसे आप सोच रहे हैं उस तरह की वैक्सीन नहीं है जो आपको एक बार लगाया तो आप उससे प्रिवेंट हो गए। आपको पता होगा जब कोविड आया था उस टाइम पे हम लोग को वैक्सीन दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी उसकी सिर्फ पॉसिबिलिटी कम होती है, सीवियरिटी कम होती है, लेकिन इन्फेक्शन तब भी होता है। ऐसे ही जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे ऐसे होते हैं, जैसे किसी को अस्थमा है या सांस का रोग है, उसको हम हर साल वैक्सीन लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एक टाइम कोर्स होता है जिस तक वो वायरस को प्रिवेंट कर पाता है। ऐसे ही टाइफाइड का भी वैक्सीन होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार लगा लिया तो लाइफ लॉन्ग आपका वो वैक्सीन काम करेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं होती। 3 साल में लगाना। हाँ, डिपेंड करता है कौन सा वैक्सीन लगा रहे हैं। कुछ ईयरली हैं, कुछ 3 ईयरली हैं, और उनसे कोई ऐसा नहीं कि आपको दोबारा टाइफाइड नहीं होगा। हो सकता है सीवियरिटी कम हो जाए, उसकी इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपने वैक्सीन लगाया तो दोबारा टाइफाइड या वायरल फीवर नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फीवर के दौरान कौन से सिम्टम्स बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? तो हाई ग्रेड फीवर है, कोई भी फीवर 103 डिग्री से अगर ऊपर है तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर सीवियर हेडेक है, उल्टियाँ हो रही हैं, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, पेशेंट का जो माइंड है थोड़ा अगर ऑल्टर्ड हो रहा है, आपको लग रहा है कि पेशेंट गफलत में जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि थोड़ा सा ड्राउजी हो रहा है, डिजीनेस हो रही है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए।
लोग फीवर के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या रखते हैं? फीवर के बारे में गलतफहमी ये रखते हैं लोग कि हर बुखार को वो बेसिक सा कोई टाइफाइड या वायरल समझ लेते हैं। हम्म, हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है ना, जैसे हम्म, जिसको हम बोलते हैं जनरल प्रैक्टिस बोलते हैं या हाँ, क्वैकरी बोलते हैं या झोला छाप बोलते हैं, हम्म, वो हर शहर में आपको ढेरों मिल जाएंगे। और हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मासिस्ट को अधिकार रहता है अपने हिसाब से कोई भी मेडिकेशन देने का। तो यूजुअली मैं देखता हूँ कि हर बुखार को एक सामान्य बुखार मान लेते हैं और बेसिक ट्रीटमेंट वो ऐसे ही ओवर द काउंटर जाके या लोकल अपना लेते हैं, और उसमें फिर वो कई बार बहुत सारे बुखार ऐसे हैं जो इग्नोर हो जाते हैं या कई बार डिले हो जाते हैं। कई बार जैसे मैंने कहा कि टीबी का बुखार ही है, मैं कई बार देखता हूँ कि मतलब इवन जो पेशेंट ऋषिकेश शहर में रह रहा है उसको टीबी डायग्नोस करने में टाइम लग जाता है। जब टीबी पूरा स्प्रेड हो गया है लंग्स में तब वो हॉस्पिटल पहुंच रहा है, जबकि कोई बड़ा शहर नहीं है। तो इसीलिए होता है कि लोग असुविधा होती है। देखो हमारे यहाँ क्या है, हमको चाहिए सुविधा, घर बैठे सारे काम हो जाए, हमें कहीं लाइन में क्यू में ना लगना पड़े, टेस्ट नहीं करने पड़े, जबकि सब कुछ अवेलेबल है। ऋषिकेश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, एम्स भी है और निर्मल आश्रम भी है और पास में जॉलीग्रांट भी है। लेकिन हॉस्पिटल आपके घर तो नहीं आएगा, आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो वो असुविधा ना हो या मन में मान लेना कि नहीं ये नहीं होगा, इग्नोर कर लेना, तो वो फिर चीज़ें फिर वो बहुत ख़राब मतलब जो है ना आपको रिजल्ट्स बहुत डेंजरस जाते हैं। कई बार तो अफसोस भी होता है कि आप बेसिक चीज़ों के लिए भी आप नहीं पहुँच पा रहे हो, जबकि आपके पास सब नियर बाय 2-3 किलोमीटर में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो थोड़ा सा अफसोस लगता है। तो आखिर में आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे? व्यूअर्स को मेरा मैसेज यही है कि हर बुखार आप उसको अपने ऊपर एक हल्के में ना लें जी। और जो जिस तरह बताया गया है कि जो बेसिक ट्रीटमेंट है आपके पास जो सुविधाएं उसका इस्तेमाल करें। बुखार को ऐसा भी नहीं कि आपके पास आसपास डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, छोटा शहर है पर अब तो हर कोने में डॉक्टर्स बैठे हैं। टाइम पे जाइए, विजिट करिए और ओवर द काउंटर मेडिकेशन अवॉइड करें। ऐसा नहीं कि आप खुद ही मेडिकल स्टोर पे जाएं और मोबाइल में सर्च करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इवन टेस्ट भी कराएं तो डॉक्टर से सलाह करके कराएं, अपने आप सेल्फ टेस्टिंग और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। तो आज की इस चर्चा से हमें यह समझ में आता है कि हर बुखार साधारण फीवर नहीं होता। कई बार हमारा शरीर सिम्टम्स के माध्यम से पहले ही वार्निंग देना शुरू कर देता है। जरूरत है उन्हें सही समय पर समझने और इग्नोर ना करने की। डेंगू, वायरल इन्फेक्शन या किसी दूसरी बीमारी का सही पहचान और समय पर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। दिल से धन्यवाद करते हैं डॉक्टर अमित अग्रवाल सर का, जिन्हें फीवर और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ साझा की। डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप हमारे साथ ऐसी बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं हूँ अर्चना, फिर मिलूंगी एक नए हेल्थ टॉपिक पर एक नए डॉक्टर के साथ। तब तक अपने सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद।